आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन और हम बात करें पीएसएल के सीज़न 8 के होने वाले मुकाबलों की, जो आज पहला मैच खेला जाएगा पिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। अमरीन अली हमारी नुमाइंदा न्यूज़ वन थी, वो स्टेडियम में मौजूद थी, उन्होंने अपडेट किया। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड में हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुज़्ज़मा, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्हीं के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान में इन्होंने डोमेस्टिक सतह पर भी निभाई। एसएसजीसी के साथ रहे, विमेन टीम के साथ रहे, उसके साथ लाहौर कलंदर्स के साथ रहे, और उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ निभाई। लेकिन उसके बाद इनका टेन्योर ख़त्म हो गया या इनको कह दिया गया कि चले जाएं। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ कोचिंग तो ये कर रहे हैं, कोचिंग इज़ अ लेवल 4 कोच, वेरी वेरी क्वालिफाइड कोच। इनको अभी रिसेंटली जर्मनी का हेड कोच तैनात किया गया। तो उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अतीकुज़्ज़मा साहब, मुबारक हो, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भाई। मेरे साथ बदियुज़्ज़मा भी बैठे हैं कराची स्टूडियो में, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसे हैं वालेकुम अतीक भाई, सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया, आप सुना। अतीक भाई, यहीं से शुरू करते हैं। जर्मनी अचानक कैसे ये सिलसिला बना? आप जा रहे हैं जर्मनी या जा चुके हैं, क्या सूरत हाल है? नहीं, मैं जर्मनी कल जा रहा हूँ। कल बोर्ड के साथ मीटिंग है वहाँ पे और सारी अरेंजमेंट करनी है और सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड आ रहे हैं, सर पे ही हैं जुलाई में। तो उसकी प्रेपरेशन करनी है, स्काउटिंग और स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है, काफ़ी चीज़ें हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली मैं कंटेंशन में था हांगकांग टीम का हेड कोच बनने के लिए। अच्छा अच्छा। तो लास्ट टू तक था मैं वहाँ पे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। तो जब हांगकांग के लिए इंटरव्यू चल रहे थे तो उस वक्त मेरे ख्याल से मेरी जो सीवी थी वो आईसीसी में सर्कुलेट हुई और लकीली जर्मन फेडरेशन के पास पहुंची। वो दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू कोच, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया डायरेक्टली। तो अच्छा आफ्टर कपल ऑफ डेज इन नेगोशिएशन इतनी मुश्किल तो नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी की, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैं पूरी कर रहा था। तो बहुत हेल्दी नेगोशिएशन हुई और मेरे ख्याल से विद इन 2 or 3 days वी अग्रीड इन टर्म्स। तो उनके साथ मैंने साइन कर लिया, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी कल जर्मनी जाऊंगा इंशाल्लाह और देखेंगे कि वहाँ का सेटअप क्या है और चलें किस तरह क्रिकेट वहाँ पे चलें, खेली जा रही है। ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल दी अदर पाकिस्तानीज जो इधर उधर हैं। पाकिस्तान, मलेशिया में पाकिस्तानी हैं, उसके अलावा सिंगापुर में पाकिस्तानी हैं, अब आप जर्मनी में पाकिस्तानी हैं। बदियुज़्ज़मा एक पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में ही है। देखिए, हम तो पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान से कोई जाने नहीं दे रहा। अतीक भाई ने एक बात बताऊं कि अतीक भाई के साथ मैं, शायद इनको याद ना हो, क्लब क्रिकेट भी हम साथ खेलें। फिर अज़मी भाई का एक नहीं क्लब नहीं, होता याद है, है, याद है। आप लेग स्पिनर थे, मुझे सब पता है। अच्छा, तो लेग वहाँ स्पिनर थे ये? अच्छा। तो उसके अलावा अतीक भाई ने एक बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद देखें, जब इन्होंने देखा कि एक टेस्ट मैच इन्होंने खेला और उसके बाद इन्होंने जो अपना तमाम तर तवज्जो थी वो कोचिंग की तरफ दी। और मैं कहता हूँ कि जब विमेन टीम के साथ कोच भी थे, वहाँ भी हमने देखा कि बड़ी अच्छी जिम्मेदारियाँ इन्होंने निभाई। फिर सुई गैस के साथ इनकी हम मुलाकात होती रहती थी, वहाँ इन्होंने बड़ी अच्छी कोचिंग की। असल में मसला ये होता है कि जो लेवल 4 कोच जो है वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम चीज़ों का ऐलान तो कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्लाई नहीं करता। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह का कोचिंग कोर्स आप कराते हैं, अगर एक टेस्ट क्रिकेटर है, उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और आपने उसको कोच बना दिया, तो कभी भी वो अच्छी हाँ, कोचिंग नहीं कर ऐसा सकता हुआ। कि चलें अतीक, तो इस मेरे पर ख्याल में अतीक भाई को जो है हाँ, ना। अतीक भाई, आप पीएसएल देख रहे हैं। आज का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। किस तरह का देख रहे हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस अब तक इस पीएसएल में? देखें, टीमें सारी अच्छी हैं, मगर इस वक्त जिस तरह लाहौर कलंदर्स अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है, तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल काम है इस वक्त लग रहा है। और बाकी जितनी अदर टीमें हैं, इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत स्ट्रांग लगी। ये दो टीमें ऐसी हैं जिनको बीट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और बाकी जो अदर 4 टीमें हैं वो आपस में किसी को भी हरा सकती हैं। तो ये अच्छा दो मुझे फेवरेट रख रही हैं। उसके अलावा जितनी भी टीमें हैं वो आपस में किस तरह वो क्वालिफाई करती हैं आज के मैच में ऑब्वियसली डिपेंड करता है। कराची की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो एक मैच जीते मेरे ख्याल से, 1 या 2 मैच, और ये जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। बीइंग अ कराची पर्सन, आई विश देम ऑल द बेस्ट। अच्छा, कराची के आप लाहौर का आपने नाम लिया। लाहौर के साथ आपकी यादें तल्ख हैं, क्योंकि लाहौर के साथ आप थे, लाहौर कलंदर्स के आप कोचिंग पैनल में थे, लेकिन फिर कुछ हो गया आपको ग्राउंड में आने से मना कर दिया, या क्या किस्सा हुआ था? वो डिसकनेक्ट हो गए। चलें, जो उनको दोबारा कनेक्ट कीजिए, उनसे यही सवाल करेंगे। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कर दी कि 2 टीम्स हैं जो कि
जिनका मुकाबला होते नजर आ रहा है। इस्लामाबाद इनको नहीं लगती कि इतनी देखिए अच्छी आप जब मुल्तान को देखें शुरू दिन से परफॉर्म कर रहे हैं, फिर लाहौर को देखें कि लाहौर पहला मैच जो है आने के बाद उसने बड़ा जो अच्छा कमबैक किया है और मुसलसल उनकी बॉलिंग जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है ना वो मजबूत है, जिसकी वजह से उनको परेशानी नहीं हो रही। अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने खिलाया, उसने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। फिर फ़खर आपका फॉर्म में है, फिर आपको सेम बिलिंग के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और फिर अगर आप बॉलिंग में आ जाएं तो बॉलिंग में आपके पास शाहीन, रऊफ़ और उसके अलावा राशिद खान, जमान खान है, फिर आपके पास सिकंदर रज़ा बड़ा अच्छा बॉलर है। तो आपके पास पूरी स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि जो इनकी फील्डिंग है बहुत आउट क्लास फील्डिंग है, और कैच भी हमने देखा कि अक्सर बहुत मुश्किल कैच भी लिए। तो ये तो इसकी स्ट्रेंथ है। दूसरी तरफ मुल्तान की टीम भी तगड़ी है। उन पिछला मैच वो एक मैंने आपको से कहा था ना, यही बात मुश्ताक अहमद ने अपने जो है इंटरव्यू में भी कही, पिच सही तरह से समझ नहीं कर सके, मौसम चेंज हुआ इस वजह से हम वो नहीं कर सके, हमें ये टारगेट वो अचीव करना था। आपका प्रोग्राम पहले चला था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में, बाद तो में उन्होंने सुन लिया था। ये चीजें ये उन्होंने सुन लिया होगा। यही मैं कह रहा हूँ। मैं तो मान रहा हूँ आपको नजर, मैं तो मान रहा हूँ भाई, आपकी नजर से मैं कुछ शिकवा कर रहा हूँ। आप लेग स्पिनर बॉलर भी रहे, मुझे पता चला है। तो लेग स्पिन हम आउट भी करते थे ना, इसी वजह से। देखिए हमें तो आपने मुझे 25 सेंचुरी में लगा के रखा हुआ है, 25 भाई। तो सेंचुरी लेग स्पिनर साथ साथ जो ना एक बैट्समैन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो बैट्समैन ही हो, वो बॉलर भी हो सकता है। अब बाबर आजम अगर वो ओपनर ही है तो ओपनर ही है ना, बाबर आजम। तो फिर अतीक उज़मा आ गए, मैं उनसे पूछता हूँ। अतीक भाई, आपने दो टीम्स आपने अलग कर दी, लाहौर कलंदर्स आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन लाहौर के साथ आपकी यादें मेरे ख्याल से इतनी शुस्ता यादें या मतलब अच्छी यादें नहीं हैं। आपको कोचिंग पैनल में रखा था, उसके बाद फिर आपको हटा दिया था। वो क्या किस्सा हुआ था आपको कबीर खान को? मैंने ये नहीं कहा कि लाहौर मुझे पसंद है, मैं कराची की टीम नहीं आपने सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। आपने कहा कि दो अच्छी टीम लग रही हैं, कॉम्बिनेशन वाइज अच्छी लग रही है, तो आप में बायस नहीं है। तो आपके साथ जो लाहौर ने किया, आपको ग्राउंड पे नहीं आने दिया, आपको और कबीर खान को, या आपको या किसी और को, वो क्या किस्सा था? अगर उसको आप खोल सके दोबारा। देखें, पुरानी हैं, आपने तो याद कर दी, जख्मों पे नमक छिड़क दिया। अच्छा, तल्ख याद है ना? बेसिकली बात ये हुई थी कि जब हमें लाहौर कलंदर ने हायर किया था तो बहुत ज्यादा हम लोगों को ना तो हरी जो होती है ना घास दिखाई थी कि हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह चाह रहे हैं। यू वन कबीर खान वो पाकिस्तान बेस्ट कोचेस, ये उनके अल्फाज थे। तो उन्होंने अप्रोच की थी हमें कोचिंग के लिए। तो सारी चीजें उन्होंने दिखाई, मीटिंग्स हुई, प्रोग्राम बनाए, जो कहते हैं ना हम बोल बच्चन अपने जबान में, तो वो काफी चीजें हुई थी। तो उसके बाद जब आपने हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कहा कि यार हम आपको ओनरशिप देंगे, आप ना आप फील्डिंग कोचेस और बॉलिंग कोच नहीं हो, आप असिस्टेंट कोच हो, दोनों हम आप मेरे साथ हर चीज में मदद करोगे। तो जब ये चीजें होती हैं, फिर उसके बाद आप जब मैच की प्लानिंग करते हो और अगर मैच की प्लानिंग में हमें उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाते, हम लोगों को बिल्कुल साइड में लगा देते, तो फिर ये चीजें हर्ट करती हैं। हम लोग कोई गली मोहल्ले के तो कोच नहीं थे ना, क्वालिफाइड कोचेस थे, एक्सपीरियंस कोचेस थे। अगर आपने हमारी एक्सपर्टीज ली है और कहा कि हमें ओनरशिप देंगे, तो आप हमें ओनरशिप दो। आकिब जावेद की बात कर रहे हैं आप? आकिब जावेद की आपके साथ कम्युनिकेशन? आकिब जावेद और समीन राना दोनों। तो टीमें भी बनती थी, खुद ही बन जाती थी, प्लेइंग 11 भी खुद ही बन जाती थी, तो हम लोगों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था। फिर एनीवे मुझे इसमें इतना बॉदर भी नहीं था, क्योंकि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी, टीम ठीक थी। मगर जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट हो रही थी, वो हर मैच में 3 से 4 प्लेयर चेंज हो रहे थे। तो पहले मैच में जो टीम खिलाई, उसके बाद दूसरे मैच में 4 प्लेयर चेंज हो गए, फिर तीसरे मैच में फिर 4 प्लेयर चेंज हो गए। किसी को ये नहीं पता कि सर्कल में कौन ओवर करेगा, किसी को नहीं पता कि पावर प्ले में बैटिंग कौन करेगा, कोई क्लियर गोल नहीं, कोई कुछ नहीं। और जी ओके जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑफ यू गो, ये हमारी टीम मीटिंग होती थी। तो उसमें जाहिर बात है, अगर आप पहले 4 मैच और जिसमें 3 मैच आप जीते हुए हार जाओगे, और जब आपकी राय ली जाएगी मीटिंग के अंदर, तो आप तो ऑनेस्टली स्पीक करोगे ना। अब डिप्लोमेसी मुझे नहीं आती, यू नो आई एम वेल स्पोकन, और जो मेरे हार्ट में होता है, जो दिमाग कह रहा होता है, वो मैं कर देता हूँ। और वही किया और बता दिया कि जी आप जो टीम खिला रहे हैं वो टीम सही नहीं है, मैं अग्री नहीं उस टीम से, आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसको कम से कम 3 गेम का मौका तो दो, ताकि उस कॉम्बिनेशन के अंदर वो डिसॉल्व हो सके और उसको सही तरीके से करें। मगर वो बात मेरे ख्याल से उनको दिल पे लग गई, तो उन्होंने पर्सनल इश्यू बनाया। और नेक्स्ट जो 5वां मैच था, उसमें मुझे बोला कि आप ना आज प्लेयरों को ट्रेनिंग कराएंगे। मैंने कहा मैं प्लेयरों को तो वैसे भी ट्रेनिंग कराता हूँ मैच से पहले, और ट्रेनिंग कराने के बाद मैं डायरेक्ट ग्राउंड पे आता हूँ।
मैं और कबीर खान, और आप आराम से नहा धो के जेंटलमैन बन के जाते हैं ना, ग्राउंड में ट्रेनिंग करने आते हो द हेड कोच साहब, और सीधा वहाँ पे चले जाते हैं। तो ग्राउंड के जो काम थे वो बेसिकली हम, मैं और कबीर खान ही कर रहे होते थे। और ये और इनके असिस्टेंट कोच कायल कायल मिल्स, जो बेसिकली वो थे, मैसेंजर थे कप्तान के, तो वो उनके साथ टीम बना लेते थे और चीजें करते थे। तो फिर मुझे रोक दिया गया, ग्राउंड में नहीं गया। एक दिन मैंने देखा, फिर दूसरे दिन भी यही हुआ। तो फिर मेरे लिए लड़कों ने और कबीर खान ने शोर किया, तो कबीर खान को इन्होंने बिठा दिया। फिर कबीर खान को भी इन्होंने बोला कि आप भी नहीं जाएंगे अगले उसमें। तो बगावत, टीम में बगावत हो जाती है अगर कबीर खान उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करते। तो शाहीन अफरीदी, फखर जमान और जितने भी पेशावर के लड़के खेल रहे थे, उन सब ने बोला था कि हम अच्छा, बाइकआउट कर देंगे, नहीं ओह, खेलें। हाँ, हम नहीं खेलेंगे। शाहीन अफरीदी ने ये बात हाँ, बोली। शाहीन, फखर जमान था और एक दो और लड़के थे जो पेशावर के। तो बेसिकली हमारी टीम में ग्रुपिंग थी, कालों जो थे हमारे, सॉरी मैं हाँ, रेसिस ये वर्ड नहीं थोड़ा है, सा रेसिज्म, हाँ, थोड़ा सा इसको हम वापस अपने ले लें। जबान कहते हाँ हैं। तो जितने जो वेस्ट इंडीज के जितने भी लोग थे, हाँ, वो उनका अपना ग्रुप था। जितने भी दूसरे फॉरेनर थे, वेस्टर्न फॉरेनर थे, उनका अपना ग्रुप था, और पाकिस्तानियों का अपना ग्रुप था। बस में 3 कैटेगरीज में बैठते थे हम लोग के अंदर। कोई टीम बॉन्डिंग नहीं थी, ट्रेनिंग सेशन टीम के नहीं होते थे, गोल्फ पे ज्यादा फोकस होता था, आउटिंग पे ज्यादा फोकस होता था। तो वो मजा ही एक एक चले। एनवायरनमेंट नहीं था। अच्छा अतीक भाई, ये एक क्या एक 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 और- एक 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 बात और आई भी थी कि आपने शायद मकलम के साथ कुछ हुआ था, आप किसी कैच पर आप हंसते हुए देख दिखा दिया था आपको कैमरे पर। नहीं नहीं नहीं, वो कबीर खान थे, वो कबीर कबीर खान थे, वो खान, मैं नहीं था। अच्छा अच्छा हाँ, वो मैं नहीं था। अच्छा, वो बताइए। मैं नहीं था। हाँ वो मेरे ख्याल से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि कबीर खान, मैकलम का जब कैच छूटा ना, कबीर खान का फेस एक्सप्रेशन ऐसा है, उन्होंने है ना, मतलब वो बोला ओ कैच छूट गया, मतलब ये नहीं बोला कि यार कैच क्यों छूट गया। जाहिर बात है, आपकी अपनी टीम है, आप चाहोगे कि आप हमारे मेन बैट्समैन का कैच छूटे। तो वो उसने गलत एंगल से उसको देखा, इत्तेफाक से वही चीज टीवी पे दिखाई, तो उसने आके वहां पे आके उसका शोर किया, तो आपस में इन लोगों की मुंह मारी हुई। तो अगले दिन कबीर भाई को भी रोक दिया गया, अच्छा, क्योंकि कबीर भाई से वो ऑलरेडी थोड़ा सा नाराज थे, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बात की थी कि आप गलत कर रहे हैं। बेसिकली लाहौर कलंदर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था। अगर उस वक्त मैं मीडिया में जाता और या किसी और तरीके से ना इसको उछालता, तो वो प्रॉब्लम में भी आ सकते थे। मगर मैंने सिचुएशन को कामली हैंडल किया। मैंने कहा ठीक है, इफ यू डोंट वांट माय सर्विस, आई डोंट वांट योर टीम आइदर। तो मैं खामोशी से बैठा रहा हूँ टूर्नामेंट तक। हॉलीडे मनाया मैंने दुबई में, और फिर मैं घर चला गया। अच्छा अतीक भाई, ये जो लाहौर सिर्फ दो पिछला सीज़न देखें और ये वाला सीज़न देखें, तो इस सीज़न में थोड़ा सा उनकी टीम जो है ऊपर आई है। तो क्या समझते हैं कि आकिब जावेद जो हैं वो लाहौर की टीम के पूरा, यानी कि उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है, जो उनके ओनर्स वगैरह हैं वो भी उन्हीं की सुनते हैं, सब चीज़ें टीमें भी वही बनाते हैं, सारी चीज़ें प्लेइंग 11 भी उनके जो वो सिलेक्ट करते हैं वही जाती है, क्या यही वजह है? नहीं, तो वो तो कंट्रोल तो हमेशा से आकिब जावेद का ही रहा है। आकिब जावेद और जो राणा ब्रदर्स हैं दोनों, आतिफ राणा और समीर राणा, इन तीनों आपस में काफी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है। शाम में भी बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारते हैं ये लोग। तो इन लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो उसमें कोई शाम ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एज अ हेड कोच टीम के काम कर रहे हो, आपका कंट्रोल होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने आकिब जावेद पे भरोसा किया, और लास्ट फिनिश करते करते फिर उन्होंने एक दफा फर्स्ट भी फिनिश कर दिया और टूर्नामेंट भी जीता है। फिर उसके बाद अब टीम उनकी बेहतर हुई है। आहिस्ता आहिस्ता जो टीम उन्होंने पिक करनी शुरू की है, उनको थोड़ी सी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग आई है अपनी वीकनेसेस के बारे में। जो इतने साल उन्होंने गलतियां की उसको सही करा, और अब जाके उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई। अभी भी बैटिंग लाहौर कलंदर की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलें मगर अतीक, लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है वो बॉलिंग स्ट्रांग है। पाकिस्तान चलें बेस्ट ठीक है, बॉलिंग मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। है। स्पोर्ट्स में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ हैं, इंग्लैंड से हमें ज्वाइन किया हुआ। अतीकुज़्ज़मा पाकिस्तान के साबिक कोच भी हैं और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और इज़ अ हाईली क्वालिफाइड कोच। बात हो रही थी अतीक आपसे लाहौर कलंदर्स के मामलात आपने बता दिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब मुकाबले की तरफ आते हैं। आज का मैच जो होगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, वो आपको टक्कर का मुकाबला लग रहा है, क्योंकि इनको आपने नीचे की टीम कहा, मतलब टॉप दो टीम्स ये नहीं है। क्या करना होगा ज़ल्मी को, क्या करना होगा कराची किंग्स को? देखें, सबसे पहले तो बिलीफ एक बहुत बड़ी चीज होती है, और एक कॉम्बिनेशन होता है। अभी तक दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया है कि बैटिंग और बॉलिंग बोथ उसमें। तो जितनी जल्दी कॉम्बिनेशन बन जाएगा उतना ही अच्छा, जितना लेट छोड़ेंगे उतना ही स्ट्रगल करेंगे
कराची किंग की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है और मुल्तान की टीम बड़ी पेशावर ज़ल्मी की टीम बड़ी एक्सपीरियंस टीम है और काफी लड़के हैं जो पुराने खेल रहे हैं। तो और यंग यंग का कॉम्बिनेशन भी है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और होपफुली कराची कराची जो जीतेगा है जी। वो ओवरकम आप करेगी और जीतेगी कराची अच्छा जीतेगा। अतीक भाई एक बात हाँ। बताइएगा कि क्या T20 क्रिकेट अब मॉडर्न हो गई है, बड़े बड़े आपको प्लेयर नज़र आ रहे होंगे कि जो बहुत तेज़ खेलते हैं। तो हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर जो बाबर आजम के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि वो हर मैच में उनका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे होता है, रन वो कर जाते हैं 50 55 60 रन करते हैं, लेकिन वो टीम के काम नहीं आते। तो इसमें क्या एक बैट्समैन को जो है अपना स्ट्राइक रेट जो है बेहतर करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर बाबर आजम को? या क्या कमी आपको नजर आती है बाबर में एज अ क्रिकेटर, ओपनर, नहीं देखें, बैट्समैन? मे, मेरे मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है बाबर आजम में। और बाबर आजम जिस तरह का प्लेयर है वो एक्यूमुलेटर है और वो मैच को बनाता है और जरूरी नहीं है कि वो मैच को खत्म भी करे, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही वुड लाइक टू फिनिश द गेम। मेरे ख्याल से हर बैट्समैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो गेम बनाए और गेम खत्म करे, मगर बाबर आजम जिस टीम में होगा उस टीम को उसके अराउंड जो प्लेयर है ना वो अच्छा अच्छे प्लेयर इकट्ठे करने पड़ेंगे कि जो उस चीजों को कवर करें। आप अच्छा। बाबर आजम जैसे 3 प्लेयरों के साथ नहीं खेल सकते एक T20 मैच में मॉडर्न वे में, मगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 120 प्लस होता है, 130 तक चला जाता है मैक्सिमम। तो इट्स नॉट रियली बैड, ठीक है ना। मगर बाबर अच्छा आजम से आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जो आप शर्जील खान से एक्सपेक्टेशन करते हैं। अच्छा। और ओपनर भी है बाबर, तो ओपनर डज नॉट फिनिश द गेम ऑफन देन नॉट। हाँ देखिए, 20 ओवर मैच खेलना मुश्किल है और कोई इतना आसान नहीं है। अगर ओपनर आपका मैच बना के चले जाता है तो आपके पास दूसरे भी 10 प्लेयर हैं, उनके पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक प्लेयर का स्पेसिफिक रोल होता है। आई एम श्योर बाबर का एक अपना रोल है, वो अपने रोल को 100% करने की कोशिश करता है और मोस्टली करता भी है। और उसको क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कभी कभी ठीक भी लगता है और कभी कभी बुरा भी लगता है, क्योंकि बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और इस तरह के प्लेयर पाकिस्तान में गिनती के प्रोड्यूस हुए हैं कि जावेद मियादाद थे, फिर यूनुस खान थे, फिर इस तरह के यूसुफ, प्लेयर मोहम्मद यूसुफ मुश्किल से थे। देखने में मिलते हैं। मोहम्मद यूसुफ थे तो और बॉलिंग में सकलैन, मुश्ताक, वसीम अकरम, ये बहुत गिने चुने प्लेयर है। मगर बाबर आजम जो है वो उन सब में आगे चला जाएगा। अगले 4-5 साल के अंदर वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और जिस तरह कंसिस्टेंसी से रन कर रहा है, मैंने किसी दुनिया के प्लेयर को इस तरह परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस है, आप टीम को प्लान देते होंगे, तो बाबर को भी प्लान मिलता होगा, वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता होगा। एज कैप्टन बाबर आजम आपको कैसा लगता है? एज कैप्टन मुझे उसके अंदर है इश्यूज हैं और मेरे ख्याल से सब में बड़ा जो इशू है वो कम्युनिकेशन का इशू है। और जिस तरह मीडिया में वो कम्युनिकेट करता है वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। और एक है ना, उसको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब बाबर सुई कैच में मेरे साथ था, मैंने उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो देखी थी एज अ बैट्समैन, लीडरशिप क्वालिटी एज अ कैप्टन नहीं देखी थी, क्योंकि अगर वो देखी होती तो बाबर आजम SSGC का भी कप्तान होता। मैंने उमर अमीन को कप्तान बनाया, उसके अलावा जब उमर अमीन नहीं होता तो आसिफ जाकिर होता था, मगर मैं बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से नहीं दी कि चाहता था कि उसके गेम पे कोई असर ना पड़े। उसकी एक अपना पर्सनैलिटी है, वो मेरे ख्याल से वो कैप्टनसी को सूट नहीं करती थी। पाकिस्तान ने उसको कैप्टन बनाया, चला ठीक है। अगर उसको लर्न करना चाहिए, बेसिकली कैप्टन के लिए कम्युनिकेशन का लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव बनाना नहीं, इसको पड़ेगा मीडिया थोड़ा सा से। आसान लफ्जों में समझाइए कि मीडिया के साथ कम्युनिकेशन में वो कहाँ गलती कर रहे हैं। देखें, जैसे उससे सवाल काफी है, जैसे उससे बहुत टेढ़े सवाल भी होते हैं, ठीक है ना। अब वो फॉर एग्जांपल PSL में मैंने एक दो चीजें देखी, मुझे अजीब सा लगा कि आप पेशावर ज़ल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कराची किंग के बारे में उससे सवाल कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो उसको अच्छा टारगेट भी किया है। जाहिर बात है, टारगेट इस वजह से करते हैं, आपको पता है कि हम माशाल्लाह हम सब कराची मीडिया में आप लोगों के साथ उठे बैठे हैं और हमने देखी ये चीजें, सीखी ये चीजें कि अगर आपसे कोई टेढ़ी बात करता है तो फिर आप लोग उसको छोड़ते नहीं है, आप लोग उड़ा देते हैं उसको। तो वही बाबर के साथ हो रहा है। जब उससे पूछा गया था तो उसने बोला कि जी मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता, मुझे इस चीजों की परवाह नहीं है, मैं तो ये होता है, मैं 100%। इस तरह के सवाल के जवाब नहीं देने चाहिए। उसको अच्छा एक्सेप्ट करनी चाहिए अच्छा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जी हाँ जी, हो सकता है मेरे अंदर फॉल्ट थे, मेरी कैप्टनसी आज है ना 100% नहीं थी, मैंने जो डिसीजन लिए वो उस वक्त टीम की बेहतरी के लिए ठीक थे, मगर वो बैकफायर कर गए। तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ पब्लिक से कि हम मैच हारे। इस तरह की बातें करनी हाँ, चाहिए। आप देखें, अच्छी बात है। फुटबॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, फुटबॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना वो आके ओनरशिप लेते हैं, अपने डिसीजन को बैक नहीं करते।
वो आके कहते हैं कि हाँ जी मैंने डिसीजन लिया, वो गलत हो गया और आई एम रियली सॉरी कि अगर हमने पब्लिक हर्ट हुई है। मैं जानता हूँ पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो हारना नहीं पसंद करती और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंशाल्लाह अगले मैच में कोशिश करूंगा कि मैच जीतूं। इस तरह बात जैसे होती है। मुश्ताक अहमद ने अभी रिसेंटली किया, वही मैं उन्होंने कह कहा रहा हम पिच रीड नहीं कर सके, हमसे गलती हो गई तो इसलिए मैच हार गए। बड़ी हाँ, आपको सवाल आप मैं वो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं सवाल भी अतीक भाई से करूँगा। देखें, असल में ये होता है कि जब कप्तान होता है, उसकी टीम हार जाती है, तो उसको जैसे ही सवाल होते हैं तो हैंडल करना, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो सवालों को हैंडल कर लेते हैं, उनके जवाब जो है ऐसे देते हैं कि अगला उससे वो टेढ़ा सवाल ही नहीं करता। अगर आप आए, जैसे हाँ अतीक भाई ने कहा कि भाई अगर हम हार गए तो आप बता दें जी भाई हमारा जो ये प्लान था, इस प्लान पे खिलाड़ी नहीं चल पाए, या हमारी मिसफील्डिंग हुई, हमारे कैचेस छूटे, या हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, ये चीज़ें कह दें। तो अतीक भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। बाबर एज अ मैं, आप समझते हैं कि बाबर को अगर मुस्तकिल कप्तान रखा गया तो क्या उसकी बैटिंग पे असर पड़ सकता है? क्योंकि जब भी वो उनकी टीम आती है, उन सवाल बाबर से हमेशा आपने खुद भी सुने होंगे, तो उनसे हमेशा सवाल जो है मीडिया टेढ़े ही करता है। तो उसकी बैटिंग पे असर पड़ सकता है इससे? जरूर पड़ सकता है, क्योंकि देखें हर बंदे की अपनी एक एक मेंटालिटी होती है, एक फीलिंग्स होती हैं, सही है ना। आप टॉलरेट करते हैं, काफी अरसे तक टॉलरेट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजें जो है आपकी टॉलरेशन से बाहर हो जाती हैं, आप नहीं कर पाते उसको, तो वो फिर अफेक्ट करती है साइकोलॉजिकली आप पे। तो वो बाबर पे हो सकता है अभी ऑलरेडी कर रही है। वो कहता है कि मैं जी मीडिया तो नहीं सुनता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। वो उसको इस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए। यू आर पाकिस्तान टीम कैप्टन भाई, आप उसको आप जो आपको आता है ना, आपको क्रिकेट खेलना आती है, आप जब बात करें तो क्रिकेट की बात करें। आप कोई और बात नहीं करें कि मैं इस चीजों पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई क्या कह दे और ये वो नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि यार मुझे फर्क पड़ना चाहिए, पाकिस्तान टीम हार रही है, मैं लीडर हूँ पाकिस्तान टीम का, मुझे फर्क पड़ना चाहिए। और उसको ये चीजें या तो सीखनी पड़ेंगी, या मेरे ख्याल से आप फिर फ्यूचर में मे बी आप यू विल सी अ डिफरेंट कैप्टन इन पाकिस्तान टीम। ओह, वी कुड सी अ डिफरेंट कैप्टन इन द पाकिस्तान टीम। ये अतीक ने बात की, जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए अतीक जमा। हम आगे भी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि अतीक को हम मदऊ करें और ये हमें ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत अच्छी बातें, इनसाइट इनके पास बहुत ज़्यादा है क्रिकेट की, वो आपने सुनी। तो आज का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान होगा। मुझे और बदी जमा को कराची स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।